नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, लाख टके का सवाल है कि भाजपा के 3 मुख्यमंत्री कौन कौन होंगे। किसी एक प्रदेश में उस प्रदेश के हिसाब से फैसला नहीं हो रहा। तीनों प्रदेशों के जातीय समीकरणों के हिसाब से फैसला हो रहा है, इसलिए देर लग रही है। मोदी कम से कम एक महिला मुख्यमंत्री देना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि 2 महिला मुख्यमंत्री नहीं हो सकती, 2 महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं। उप मुख्यमंत्री बनाने का फार्मूला भी दिया गया है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक एक मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से होगा, एक मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से होगा और तीसरा दलित समुदाय से भी हो सकता है, या 2 मुख्यमंत्री ओबीसी से हो सकते हैं। असल में मोदी विपक्ष के जाति आधारित जनगणना के एजेंडे को चुनाव से पहले ही पंक्चर कर देना चाहते हैं। इसलिए वे व्यक्तिगत तौर पर किसी अपर कास्ट को मुख्यमंत्री बनाने के हक में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं उनमें से 2-3 अपर कास्ट से हैं। जो लोग ये समझते हैं कि मोदी अपने मन की बात करते हैं, किसी की सुनते नहीं, उनकी धारणा सही नहीं है। मोदी सबकी राय सुनते हैं और दूसरों के तर्क भी सुनते हैं, तब जाकर अपनी राय बनाते हैं। जैसे उन्होंने 2024 का एजेंडा सेट करने के लिए गाइडलाइन दे दी है कि महिला, ओबीसी, दलित और आदिवासी को सामने रखना है। अब सबकी राय ली जाएगी, सभी अपने अपने सुझाव देंगे कि किस राज्य में दलित हो, किस राज्य में ओबीसी हो और कहां आदिवासी ठीक रहेगा। सबके सुनने के बाद फिर नामों पर विचार होगा और फिर नामों पर विचार होने के बाद, सबकी राय सुनने के बाद फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा बैठेंगे और तीनों बैठकर नफा नुकसान देखकर तय करेंगे। यह भाजपा की पुरानी शैली है, सिर्फ उसमें फैसला करने वाले ही बदले हैं। अगर मोदी ने पहले ही मुख्यमंत्री चुन लिए होते तो फिर हाथों हाथ पर्यवेक्षक भेजकर उनके कान में फुसफुसा देते। ऐलान करने में इतनी देर नहीं लगाते। भाजपा के पर्यवेक्षक जब दिल्ली से मुख्यमंत्री चुनने के लिए रवाना होते हैं, तब तक उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे किसके सिर पर सेहरा बांधने जा रहे हैं। कई बार तो बैठक खत्म होने वाली होती है, दिल्ली से फोन नहीं आता। 1-2 बार का मैंने खुद देखा है कि बैठक खत्म होने से 5 मिनट पहले दिल्ली से फोन आया और पर्यवेक्षक के कान में फुसफुसाया गया कि फला बंदा, और फिर वह घोषणा करता है कि निर्णय इनके पक्ष में हो रहा है। आखिरी वक्त में दिल्ली से फोन जाता रहा है, पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं। भाजपा ने 4 केंद्रीय मंत्रियों समेत 21 सांसदों को टिकट दिया था। इनमें से 9 हार गए। हारने वालों में एक तो केंद्रीय मंत्री भी हैं। हारे हुए 9 सांसदों में राजस्थान के 3, मध्य प्रदेश के 2 सांसदों और छत्तीसगढ़ के 1 सांसद का तो लोकसभा से भी टिकट कट गया समझो। तेलंगाना के हारे हुए सभी तीनों सांसदों को लोकसभा का टिकट मिल भी सकता है, क्योंकि वह प्रभावी नेता है वहां के। जिस तरह का चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस वर्सेस भारत राष्ट्र समिति हो गया, तो उसमें भाजपा उड़ गई। अब जीते हुए 21 में से 12 सांसद हैं। लोकसभा से इनका भी टिकट कट गया समझो, क्योंकि उन्हें भेज दिया गया है राज्यों में और कह दिया गया है कि आप लोकसभा से इस्तीफा दीजिए, राज्यों में आपको काम करना है। तो सबको मंत्री पद मिल जाएगा, मुख्यमंत्री तो सारे नहीं बन सकते, तो उन्हें राज्यों में काम करना है। इसका मतलब यह है कि 21 सांसदों का तो टिकट कट गया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सांसद उतारे थे, इनमें से 3 जीत गए।
जीते 3 सांसदों में से एक तो केंद्र में मंत्री थी रेणुका सिंह, वह आदिवासी हैं, और अरुण साव जो सांसद हैं वह ओबीसी हैं। इसके अलावा गोमती साय भी ओबीसी हैं। जीते हुए सभी सांसदों के लोकसभा से इस्तीफे हो गए हैं, तो इसका मतलब साफ है कि इन्हें राज्य में काम करना होगा। इनमें से 2 मुख्यमंत्री के संभावित चेहरे हैं। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जो आदिवासी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब जातियों में सत्ता की भागीदारी करने जा रही है, इसलिए रेणुका सिंह मुख्यमंत्री बन सकती हैं। मुख्यमंत्री नहीं बनी तो उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं। और दूसरा चेहरा है जो मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त चेहरा हो सकता है, वह है अरुण साव। मुख्यमंत्री वह होगा जो लोकसभा की सभी 11 सीटें जिता सके। तो अब देखा यह जा रहा है कि इन तीनों राज्यों में पूरी की पूरी सीटें कौन जिता सकता है। वैसे तो अगर हम 2018 को देखें तो मध्य प्रदेश में भाजपा 1 सीट हारी थी, छत्तीसगढ़ में 2 हारी थी और राजस्थान में 1 भी नहीं हारी थी। तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, जो 11 की 11 जितवा सके वह मुख्यमंत्री होगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों को मैदान में उतारा था। इनमें से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री थे। बाकी 4 सांसद रिति पाठक, राकेश सिंह, गणेश सिंह और उदय प्रताप सिंह थे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और सांसद गणेश सिंह चुनाव हार गए हैं। जीतने वाले सभी सांसद लोकसभा से मंत्री सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों के लोकसभा से इस्तीफे हो गए हैं, यानी इनको राज्य में काम करना है। लेकिन दोनों तो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, या हो सकता है कि इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री ना हो। शिवराज सिंह चौहान को ही दोबारा चांस मिल जाए। आखिर उनकी लोकप्रियता तो सबने देख ली है। फिर लोकसभा की सभी 29 सीटों का सवाल भी है। पिछली बार छिंदवाड़ा की 1 सीट हार गए थे और अब चुनाव नतीजे आने के बाद शिवराज सिंह चौहान सीधे छिंदवाड़ा गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर हारी है, एक तरह से सीटें नहीं जीत पाई उस हिसाब से। और छिंदवाड़ा कमलनाथ का क्षेत्र है, कमलनाथ का बेटा वहां सांसद है, तो उस सीट को भी जीतना ही ये टारगेट है। और शिवराज सिंह ने कहा है कि उनके सामने मुख्यमंत्री बनना टारगेट नहीं है, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी को 29 की 29 सीटें दिलवाना है। अब इसी तरह राजस्थान में भी 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया था। तब भी अटकलों का बाजार गर्म था कि वसुंधरा राजे की जगह पर नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए सांसद और केंद्रीय मंत्री भेजे जा रहे हैं। लेकिन मोदी ने राजस्थान में किसी केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ने नहीं भेजा। हालांकि 2 मंत्रियों का नाम बड़ा जोर शोर से लिया जा रहा था, शेखावत और मेघवाल, कि इन दोनों को भेजा जाएगा, इन दोनों में से एक मंत्री बनेगा। लेकिन ना तो शेखावत को चुनाव लड़ाया गया, ना मेघवाल को लड़ाया गया। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कोई विधायक ही, चुना हुआ विधायक ही मुख्यमंत्री बने, यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन भाजपा ने जिन 7 सांसदों को टिकट दिया था, उनमें से 4 दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये राजपूत हैं, बाबा बालकनाथ ओबीसी हैं और क्रोड़ीलाल मीणा भी ओबीसी हैं, और बाकी के 3 सांसद चुनाव हार गए हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि इनमें से ही कोई मुख्यमंत्री बने। वसुंधरा राजे को तीसरी बार भी चांस मिल सकता है। वह भले ही राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन जाति से वह भी ओबीसी हैं। सिंधिया को महाराष्ट्र में ओबीसी माना जाता है और उनकी शादी जाट घराने में हुई तो वह भी ओबीसी है, और उनकी पुत्र वधू वह गुर्जर हैं तो वह भी ओबीसी हैं, तो उन पर लेबल राजपूत का नहीं है। उन्हें 115 में से कम 50 विधायकों का समर्थन भी हासिल है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय सवाल किसी को मूंछ का सवाल बना करके मुख्यमंत्री बनाना या नहीं बनाना नहीं है। भाजपा के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने सवाल है
कि कौन है जो 25 की 25 लोकसभा सीटों को दोबारा ला सकता है। देखते हैं मंथन के बाद किस किस के हिस्से में सत्ता की चाबी आती है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।